माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। 3-4 दिन पहले किए थे और आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आप लोगों के कमेंट भी आए थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कितने पढ़े थे? 8 फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे और पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7 फिगर ऑफ स्पीच। अब ये जो 15 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच के करीब 25 से 50 क्वेश्चन के बीच में आप लोगों को हम एक्सरसाइज के लिए देंगे, उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उनको जब मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूंगा तो उसके 2-3 दिन के बाद मैं उस पर भी डिस्कशन कराऊंगा। और उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? इसी वाले पार्ट 2 वाले पे मिलेगा, लेकिन आज उसका लिंक कनेक्ट नहीं हो पाएगा और इसका लिंक कनेक्ट होगा करीब 2 दिन के बाद, क्योंकि अभी वो दूसरा वाला ये जो 25-30 क्वेश्चन वाला मैं आपको बनाने के लिए बोल रहा हूँ वो पीडीएफ अभी बना नहीं है। तो ये पार्ट 2 आप देख डालिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, पढ़ डालिए। उसके बाद 2 दिन के बाद इसी में लिंक देखिएगा, उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं और जो लोग व्हाट्सएप से मुझसे जुड़े हुए हैं उनको तो मैं ऐसे ही सेंड कर दूंगा पर्सनली, ठीक है। बाकी लोग 2 दिन बाद इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 2, ठीक। तो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट 2 में जो आज हम लोग पहला फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं वो है लिटोटीज। तो लिटोटीज क्या होता है? एक्चुअली ये लिटोटीज जो है ना वो एक तरह का निगेटिव एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये निगेटिव एक्सप्रेशन निगेटिव सेंस में नहीं होता निगेटिव है, सेंस निगेटिव नहीं होगा। और इसकी जो मीनिंग आएगी ना वो पॉजिटिव आ जाती है, जैसे माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। ऐसे ही अंग्रेजी में 2 निगेटिव का जब एक साथ यूज कर देते हैं, निगेटिव इंटू निगेटिव यूज करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट आता है ना वो पॉजिटिव आता है। तो ये डबल निगेटिव यूज करके किसी बात को कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें डबल निगेटिव यूज किए जाते हैं। सीधे अगर ऐसे ही पूछ लिया तब भी आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसको। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। आई एम सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। मीन का मतलब क्या होता है? छोटा मोटा घटिया। और नो का मतलब क्या हुआ? नहीं। तो नो मीन सिटी का मतलब क्या हुआ? घटिया शहर का नहीं हूँ। कह क्या रहे हैं? देखिए एक बार फिर से एम्फेसिस दीजिएगा, देखिएगा किस पर है। आई एम सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। मैं किसी छोटे मोटे शहर का नहीं हूँ, मतलब मैं किसी घटिया शहर का इंसान नहीं हूँ। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत बड़े शहर का हूँ, बड़े एडवांस शहर का हूँ, ठीक है, बड़े ही डेवलप्ड सिटी का हूँ, मेट्रो सिटी का हूँ, किसी छोटे मोटे घटिया शहर का नहीं हूँ। कहना चाहते थे कुछ और कहा किस ढंग से। दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल में कोई व्यक्ति है मैग्नस, उसको एड्रेस करके कहा जा रहा है यू आर नो फूल। यू आर नो फूल मतलब तुम बेवकूफ़ नहीं हो। कहना चाह रहे हैं कि तुम समझदार हो, लेकिन यही समझदार ऐसे नहीं बोले कि यू आर इंटेलिजेंट, यू आर वाइज, ये नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं यू आर नो फूल, तुम कोई बेवकूफ़ नहीं हो, मतलब तुम समझदार हो, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया? तो जैसे मान लो किसी को कहना है कि चाय गर्म है, तो तुम ऐसे भी तो कह सकते हो इट इज़ नॉट कोल्ड। इट इज़ नॉट कोल्ड का मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि गर्म है, ठीक है। तो ऐसे ये होता है जब डबल निगेटिव यूज करके कोई बात कहना चाहते हो तो वो लिटोटीज होता है। ये एक तरह से इसको कहते हैं फिगरेटिव स्टाइल, अलंकारिक शैली कहा जाता है इसको, ठीक है। अब आ जाओ डेफिनेशन पढ़ लो, समझा तो दिया हूँ मैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है कि अ नेगेटिव एक्सप्रेशन इज मेड टू सजेस्ट अ स्ट्रांग अफर्मेटिव सेंस, ठीक है ना। अब ये पढ़ोगे तो अब ये बात समझ में आएगी कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ ही गई होगी। तो इसके आगे बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है? दूसरा है आज का मेटोनिमी। तो मेटोनिमी क्या चीज़ होती है भाई? मेटोनिमी होता है कि जैसे कोई पर्सन है उसको सीधा नाम ना लेकर के घुमा फिरा के नाम लेना। जैसे किसी के लिए आप सब्स्टिट्यूट का प्रयोग करते हो, जैसे मान लो कि भारत के लिए आप दिल्ली शब्द प्रयोग करो, ठीक। मान लीजिए कोई इंटरनेशनल मीटिंग है, उस इंटरनेशनल मीटिंग में भारत ने क्या कहा, इसके लिए वहाँ लिखा हो कि दिल्ली रिप्लाइड दैट, दिल्ली रिप्लाइड दैट, ठीक है। यूएनओ में कोई मीटिंग चल रही है, वहाँ कहा जा कि दिल्ली रिप्लाइड दैट, तो यहाँ दिल्ली का मतलब क्या हुआ? भारत ने, ठीक है ना, इंडिया ने कहा, ठीक।
तो किसी मतलब ये होता है ना कि किसी बॉडी के लिए किसी उसकी ब्रांच या उसके किसी सिंबल का यूज कर लिया जाता है। जैसे चेयरमैन के लिए, अध्यक्ष के लिए आप द चेयर बोल दीजिए, ठीक है ना। जैसे कहें कि द चेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है, द चेयर इज रिस्पॉन्सिबल। द चेयर का मतलब क्या हुआ, इस बात के लिए ये चेयर रिस्पॉन्सिबल है। ये चेयर रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हुआ, जो उस चेयर पर बैठता है वो रिस्पॉन्सिबल हुआ ना। तो ये चीज़ होती है, इसी को कहा जाता है मेटोनिमी, ठीक है। तो जरा एग्जांपल देख लो, बाद में जिस उस पर डेफिनेशन बाद में पढ़ा जाएगा। पहले एग्जांपल देखिए आप, लिखा है द क्राउन रिफ्यूज द प्रपोजल ऑफ द मिनिस्टर्स। तो क्राउन रिफ्यूज, क्राउन का मतलब क्या होता है, मुकुट होता है ना, ताज होता है जो सिर पे, राजा के सिर पे होता है। तो क्राउन रिफ्यूज, क्राउन थोड़े रिफ्यूज करता है जी, क्राउन तो एक ऑब्जेक्ट है, वो मुकुट है राजा के सिर पर, तो मुकुट ने इनकार किया था नहीं। यहाँ एक्चुअली क्राउन वर्ड यूज किसके लिए किया जा रहा है, क्राउन वर्ड यूज किया जा रहा है किंग के लिए। तो किंग के लिए, किंग की जगह पर अगर किंग का कोई पार्ट, जिसे थ्रोन कह देते हैं हम, तो थ्रोन पर राजा बैठता है। अब हम कहते हैं कि थ्रोन वाज नेग्लिजेंट, थ्रोन वाज नेग्लिजेंट मतलब क्या हुआ कि सिंहासन लापरवाह था। द थ्रोन वाज केयरलेस, थ्रोन वाज अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, सिंहासन उस सिचुएशन से अनअवेयर था। तो अब कहना क्या चाह रहे हैं, तो मैं थ्रोन का मतलब यहाँ पे राजा हुआ ना। तो क्राउन, थ्रोन, इसको जब आप राजा के बदले में यूज कर देते हो तो वही है मेटोनिमी, उसी को कहा जाता है मेटोनिमी। दिल्ली शब्द प्रयोग भारत के बदले में करोगे तो क्या हो जाएगा, मेटोनिमी हो जाएगा। क्लियर। जैसे हम कहते हैं आई एम रीडिंग शेक्सपियर, आई एम रीडिंग शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा हूँ कि शेक्सपियर की किताबें पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ शेक्सपियर का मतलब हुआ ना शेक्सपियर की किताबें, ठीक, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या लिखा है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन टर्म फॉर अनदर दैट जनरली इज एसोसिएटेड विद इट। अब डेफिनेशन से तो नहीं कुछ ठीक समझ में आया ना। तो ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन टर्म मतलब आप किसी टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसके बदले में यूज कर देते हैं दूसरा, दैट जनरली इज एसोसिएटेड विद इट, जो उसके साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे थ्रोन, थ्रोन क्या है, थ्रोन राजा के साथ जुड़ा है, थ्रोन किससे एसोसिएटेड है, किंग से एसोसिएटेड है। तो जहाँ हम किंग की बात कर रहे हैं, किंग की जगह पर थ्रोन यूज कर दीजिए तो वही मेटोनिमी हो जाएगा। जैसे क्राउन, क्राउन मुकुट है, क्राउन किससे एसोसिएटेड होता है, क्राउन भी किंग से एसोसिएटेड होता है। तो अगर हम किंग की जगह क्राउन यूज कर देंगे तो मेटोनिमी हो जाएगा। जैसे दिल्ली क्या है, भारत की कैपिटल है, ठीक है, अगर हम इंडिया की जगह द दिल्ली यूज कर देते हैं तो इसका मतलब मेटोनिमी हो जाता है। पेन क्या हुआ, पेन राइटर का हथियार होता है, तो अगर हम राइटर की जगह पेन यूज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, मेटोनिमी हो जाता है। क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है हाइपरबोल। फिर मुझसे क्वेश्चन निकला बार बार, ये फिगर ऑफ स्पीच है, अगला फिगर ऑफ स्पीच। क्वेश्चन डिस्कस कराते कराते आदत पड़ गई है, अगला क्वेश्चन क्या है। चलो, तो हाइपरबोल क्या होता है। हाइपर को ऐसे ही दो, एक हिंदी का एक अंग्रेजी का वर्ड आपस में ढूंढ लो, जोड़ लो, ढूंढ ना लो, जोड़ लो। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर, ठीक। हाइपर जैसे आदमी बोलता है नहीं भैया बहुत हाइपर मत हो जाओ, बहुत हाइपर मतलब जो किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो कहते हैं बहुत हाइपर हो गए हैं। तो हाइपर हो जाने का मतलब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। अब बोल, एक वर्ड लिखा है बोल, बोल इसको हिंदी में समझ लो। हाइपर मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलें, हाइपर मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा करके, और बोल का मतलब क्या हुआ उसको हिंदी में ही समझ लो, बोलना। तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना क्या हो जाता है, हाइपर बोल हो जाता है। जिसे साउथ इंडिया की मूवी समझ लो, साइकिल से ट्रेन को पीछे कर देते हैं, समझ में आ गई ना। पैर से एक लात मारते हैं, एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उड़ता हुआ जाता है, ट्रक से टकराता है और ट्रक उड़ जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी ये लोग कर सकते हैं ना कि हवाई जहाज़ उड़ रही हो, एक ढेला खींच के मारे तो हवाई जहाज़ गिर पड़ेगी, तो वो होता है ये इस तरह की चीज़ें हाइपरबोल, ठीक है। तो फिल्मों में अक्सर इस तरह का हाइपरबोल देखने को मिलता है, कभी भी यूज कर लेता है हाइपरबोल। तो हाइपरबोल को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति, ठीक है ना, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, अतिशय उक्ति मतलब कोई बात इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दी कि वो आपको हजम नहीं हो रही है,
बात कान से अंदर जा रही है, दिमाग तक घुस नहीं रही है, तो वो होता है अतिशयोक्ति। चलो देखते हैं, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल, बाद में फिर उसमें डेफिनेशन में जाएंगे। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया। अरेबिया आप जानते हैं कि परफ्यूम की उत्पत्ति कहाँ हुई? अरब में हुई। जो परफ्यूम वही जो आप लोग यूज करते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? अरब में। दुनिया के सबसे अच्छे परफ्यूम माने जाते हैं अरब के। आगे लिखा कि विल नॉट स्वीटन दीज लिटिल हैंड, विल नॉट स्वीटन दीज लिटिल हैंड। ये डायलॉग किसका है? ये आपको याद होगा कि विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था, उसका नाम है मैकबेथ। ठीक है, आप में से अधिकांश लोगों ने पढ़ा भी होगा। मैकबेथ में मैकबेथ एक जनरल है और राजा डंकन है। थोड़ी सी 2 मिनट में कहानी सुन लो, बस बता रहा हूँ इस एग्जाम्पल को, क्योंकि एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल से जुड़ी कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो मैकबेथ में, मैकबेथ जो होता है ना, वो जनरल होता है, सेना नायक होता है राजा डंकन का। तो मैकबेथ और एक थी लेडी मैकबेथ। तो मैकबेथ जब एक युद्ध जीत के आ रहा था, तो चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि तुम राजा बनोगे। तो मैकबेथ जब अपने घर पहुंच जाता है, तो राजा इनके यहाँ गेस्ट बन के आए होते हैं। तो लेडी मैकबेथ को ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी एम्बिशस है। इन्होंने लेडी मैकबेथ से बात बताई थी कि चुड़ैलों ने ये भविष्यवाणी की थी, और चुड़ैलों की एक भविष्यवाणी चूँकि सच भी हो चुकी थी, तो इनको लगने लगा था कि शायद मैं राजा बन ही जाऊँ। तो इन्होंने अपनी बीवी से बता रखा था, लेडी मैकबेथ से। तो जब राजा इनके यहाँ सो रहे होते थे, तो चूँकि बहुत ही कॉन्फिडेंट मामला था, क्योंकि उन्हीं के सेना नायक के घर पे थे, तो वो ज़्यादा सिक्योरिटी के चक्कर में पड़े नहीं राजा, कि भाई मेरा ही सेना नायक, उससे मुझे मेरी जान को क्या खतरा होगा। बहुत भरोसे में उनके यहाँ लेटे थे बिना किसी सिक्योरिटी के। रात में लेडी मैकबेथ को कहती हैं बार बार कि यही मौका है, मार दो इनको, बन जाओ राजा, यही मौका है, मार दो इनको, बन जाओ राजा। बड़ा ताना मारती हैं कि तुमसे नहीं हो पाया तो चूड़ी पहन के बैठो, हाँ मुझे तलवार दो, मैं ये काम करके आऊँगा। तो मैकबेथ को थोड़ा बुरा लगता है कि यार बीवी वो जाएगी मारने, तो जनरल मैकबेथ खुद जाते हैं, राजा को मार देते हैं। तो लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ की तलवार साफ़ की थी, उस पर तलवार पे जो खून लगा था वही तलवार इन्होंने साफ़ की थी। उसके बाद 1-2 सीन बीतता है, तो सीन एक्ट 5 में जो लेडी मैकबेथ हैं उनको आत्मग्लानि होती है, वो सारी सीन याद आती हैं, तो इनको बहुत दुख होता है। तो वो बार बार उनको ये दिखता है ना, एक तरह से पागलपन का शिकार हो जाती हैं वो। उनको बार बार एक सीन दिखाई देता है कि इनके हाथ में खून लगा हुआ है, क्योंकि वो तलवार धोई थी तो इनको हाथ में खून लगा था। अब ये बहुत दिनों के बाद बार बार हाथ धोती हैं, फिर भी इनको लगता है कि हाथ में खून लगा है, बार बार हाथ धोती हैं, बार बार इनको लगता है हाथ में खून लगा है, और ये एक तरह से साइको हो जाती हैं, पागल हो जाती है ये लेडी। और उसी लेडी ने, मतलब लेडी मैकबेथ ने ये बात बोली थी कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरेबिया का पूरा परफ्यूम अगर मेरे हाथ पर लगा दिया जाए तो भी विल नॉट स्वीटन द लिटिल हैंड, ये छोटा सा हाथ, इस पे से खून की बदबू नहीं जाएगी, उसको ये अरब का पूरा परफ्यूम मेरे हाथ को स्वीटन नहीं कर सकता है। क्लियर, समझ में आ गई ना? तो अब यहाँ फिगर ऑफ स्पीच की बात आ रही है, कौन सी? देखो, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया, पूरे अरब का परफ्यूम, मतलब परफ्यूम का कुआं अगर वो इस उंगली पे, इस हाथ पे डाल दिया जाए तब भी ये स्वेटर नहीं होगी। तो भैया अरब का परफ्यूम एक बूंद लगा दो तो पूरा कमरा महकने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, कुछ हाइपरबोल नहीं हो गया, ये हो गया हाइपरबोल, ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बोल दिया इन्होंने। दूसरा एग्जाम्पल देखो, व्हाई मैन, ठीक, कोई कह रहा व्हाई मैन इफ़ द रिवर्स ड्राई, इफ़ द रिवर वर ड्राई, अगर नदी सूख जाएगी तो आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स। वाह 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 वाह, अगर नदी सूख गई तो मैं इसको आंसुओं से भर दूंगा। हद हो गई जी, ठीक है, ये भी फेंकने की हद होती है, ये तो हद पार हो गई फेंकने की, आंसुओं से नदी भर देंगे। तो मतलब ये एक्चुअल मतलब नहीं होता है, एक्चुअल मतलब होता है कि खूब रोएंगे, बहुत रोएंगे, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, समझ में आई बात? अब जरा डेफिनेशन पढ़ के देख लो। डेफिनेशन हाइपरबोल में है कि एन एग्जैगरेशन ऑफ ओवर स्टेटमेंट। एन एग्जैगरेशन, एग्जैगरेशन का मतलब होता है ना किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, या कह सकते ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट का मतलब कोई चीज़ जितनी है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताना। मेकिंग अ ग्रेटर इम्प्रेशन, ताकि उसका इम्प्रेशन ज़्यादा पड़े। बात समझ में आई? ये होता है हाइपरबोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोल के बाद अगला जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो है मियोसिस। और मियोसिस क्या है?
मियोसिस अपोजिट टू हाइपरबोल है, ठीक है ना। क्या है? अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। ये हाइपरबोल का ठीक उल्टा है। मतलब हाइपरबोल में चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर की जाती हैं, तो मियोसिस में क्या होगा? ये घटा कर किया जाएगा, ठीक है ना। मान लो कि किसी ने किसी को इतना मारा कि चमड़ी उधेड़ दी है, ठीक। एक एग्जांपल ले लो, मारते मारते चमड़ी उधेड़ दी और वो आदमी कहे कि फूल झड़ रहे थे, तो अब बताओ भैया ये क्या हाल है? मार खा के चमड़ी उधड़ गई है, ऊपर से कह रहे हैं कि फूल झड़ रहे हैं। तो ये होता है किसी चीज़ को बहुत घटा के, मतलब बहुत तगड़ा इम्प्रेशन है, बहुत ज़्यादा असर है, उसको बहुत हल्का कर देना। तो एक तरह से क्या होगा? ये एक तरह से अंडर स्टेटमेंट होता है। तो हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल ओवर स्टेटमेंट होता है। ध्यान देना इसमें, हाइपरबोल क्या था? ओवर स्टेटमेंट था, ठीक है। चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता था, ओवर स्टेटमेंट। मियोसिस क्या है? मियोसिस अंडर स्टेटमेंट है। तो मियोसिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। क्लियर? उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है और इसमें उस चीज़ को बहुत घटा के बोला जाएगा, बहुत कम इंप्रेशन करके बोला जाएगा। अब एक कहानी इसमें भी है, रोमियो एंड जूलियट की, शेक्सपियर का ही लिखा हुआ नाटक है रोमियो एंड जूलियट। उसमें एक कैरेक्टर है मर्क्यूसियो। मर्क्यूसियो कौन है? एक्चुअली वो जूलियट का भाई है, ठीक है। मर्क्यूसियो जूलियट का भाई है। तो मर्क्यूसियो पे होता क्या है? मॉर्टली वोंडेड। मॉर्टली वोंडेड का मतलब क्या हुआ? बुरी तरह घायल है, मतलब लगभग ये समझ लो कि उसको मरने की स्थिति है। तो मरने की कंडीशन में इतना बुरी तरह घायल है, मतलब जानलेवा रूप से घायल है। मॉर्टली वुंडेड उसी को कहते हैं। और वो कहता है कि इट इज़ ओनली अ स्क्रैच, इट इज़ ओनली अ स्क्रैच। तलवार के 2-2, 3-3 इंच गहरे घाव हैं और आदमी कह रहा है कि अ स्क्रैच। अ स्क्रैच मतलब अरे जरा सी, मतलब स्क्रैच लग गया, जरा सा खुरच गया है। तो अब तलवार के 3 इंच गहरे घाव को अगर आप खुरचना कहते हैं तो इसको क्या कहोगे? यही सीन होती है जिसको हम कहते हैं मियोसिस, ठीक है ना। चलो आगे अगला देख लेते हैं। अब एक है हमारे पास पन। पन क्या चीज़ होती है जी? पन जिसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा श्लेष अलंकार, ठीक, समझ में आया? श्लेष अलंकार क्या होता है एक्चुअली? श्लेष अलंकार में क्या होता है कि वन वर्ड होता है, एक शब्द होगा, ठीक ना। वन वर्ड, एक शब्द, इन डिफरेंट मीनिंग्स। एक ही शब्द होगा, उसकी डिफरेंट मीनिंग्स आएंगी, ठीक है ना। समझ में आई बात? वन वर्ड डिफरेंट मीनिंग्स में, एक ही सेंटेंस में वर्ड एक बार यूज होगा। वन वर्ड वन टाइम यूज्ड, एक ही बार वो यूज भी किया जाएगा और उसके मीनिंग 3-3 मीनिंग आएंगे, 2-2, 3-3 मीनिंग निकलेंगे, एक बार यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे उसमें कहा था ना, पानी गए नोबरे मोती मानुष चूल। तो पानी का मानुष के लिए अलग मतलब है, मोती के लिए अलग मतलब है, चूल के लिए अलग मतलब है। एक बार यूज किया पानी और तीन बार उसका मतलब निकला। तो ये वाला फिगर ऑफ स्पीच तभी हो सकता है जब डबल मीनिंग आ रही हो, ठीक है ना। डबल मीनिंग, किसी भी वर्ड को जब हम डबल मीनिंग में यूज करते हैं। अब डबल मीनिंग से ज़्यादा भी हो सकता है, ट्रिपल मीनिंग भी हो सकती है, फोर्थ मीनिंग भी हो सकती है, ऐसे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि वो एक से ज़्यादा सेंस में यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ डबल मीनिंग, ठीक है। तो अब आ जाओ, थोड़ा सा एक सेंटेंस पढ़ के देख लेते हैं, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। जैसे किसी ने किसी से पूछा, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग? जीवन जीने लायक है कि नहीं है, ठीक। सपोज करो ऐसे आप 2 लोग हो, एक ने पूछा कि जीवन जीने लायक है कि नहीं है। तो 2 लोग खड़े थे वहाँ पे, ठीक है। एक आदमी का पेट खराब है, ठीक, डॉक्टर ने, उनका लीवर फैटी हो गया है और डॉक्टर ने कहा कि समोसा मत खाना, ठीक, कोई तेल मसाले वाली चीज़ मत खाना, पूड़ी मत खाना, पनीर मत खाना, वगैरह वगैरह, मिठाई मत खाना, दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने मना कर दी। जो टेस्टी और अच्छी चीज़ें हैं सब मना कर दी। उन्होंने कहा उबला आलू खाओ बस, ठीक। तो अब ये बताओ कि उस आदमी से पूछो कि जीवन कैसा चल रहा है, कहेगा अरे यार बेकार हो गई है ज़िंदगी। जीवन अच्छा है कि बुरा है ये तुम्हारे लीवर पर डिपेंड करेगा। अगर तुम्हारा लीवर अच्छा है, ये लीवर का मतलब क्या हुआ हिंदी में जिसको कहते हो यकृत, ठीक है। शरीर की एक ग्रंथि है यकृत, जहाँ से फैट वगैरह पचाने के लिए सिक्रीशन होता है, समझ में आ गया। बाइल वगैरह जहाँ से निकलता है गाल ब्लाडर से, तो यकृत पे। तो जिस आदमी का लीवर खराब होगा, जिसको पूरी सब्जी खाने को मना कर दिया हो गया होगा, उससे पूछो जीवन कैसा, तो कहेंगे यार जीवन कैसा, ये तुम्हारे लीवर पर डिपेंड करता है। इफ़ योर लीवर इज हेल्दी
यू कैन ईट स्पाइसी एंड टेस्टी फूड। अगर लीवर अच्छा हो तो स्पाइसी टेस्टी फूड खा सकते हो, तो ज़िंदगी है, वरना ज़िंदगी बेकार होगी, ठीक है ना। तो एक आदमी जिसका लीवर ख़राब था, तो उसने तो ये बोल दिया कि ज़िंदगी अच्छी है बुरी है, ये लीवर पर डिपेंड करता है। और एक वर्ड, यही लीवर का मतलब क्या होता है, लीवर मतलब हुआ जीने वाला, वो पर्सन। ज़िंदगी कैसी है किस पर डिपेंड करता है, जीने वाले पर डिपेंड करती है। जीने वाला पॉजिटिव थिंकर है तो ज़िंदगी अच्छी है, जीने वाला नेगेटिव थिंकर है तो ज़िंदगी बेकार है। तो यहाँ लीवर का दो मतलब आया। एक लीवर का मतलब हुआ कि उस पर्सन जो जी रहा है उस पर्सन पर, जीने वाले पर डिपेंड है। और एक लीवर का मतलब आ रहा है यकृत, ठीक है ना। तो यहाँ जो लीवर वर्ड है स्पेलिंग वही है, डबल मीनिंग में आ रहा है। तो जब लीवर की डबल मीनिंग आ जाएगी तो वहीं पे हो जाता है पन, ठीक है ना। अब एक और ले लो, एक लिखा है कि एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन। एम्बेसडर एक ऑनेस्ट मैन होता है, हु लाइज अब्रोड फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। हु लाइज अब्रोड, अब यहाँ जो लाई रखा हुआ है ये लाई दिखना। तो एम्बेसडर कौन होता है, एक आदमी होता है जो लाइज का मतलब होता है झूठ बोलता है, जो विदेश में अपने देश की भलाई के लिए झूठ बोलता रहता है, ठीक, एक तो ये हो गई। और एक लाइज का मतलब होता है जो विदेश में पड़ा रहता है। एम्बेसडर वो आदमी है जो अपने देश की भलाई के लिए विदेशों में पड़ा रहता है। तो अब यहाँ ये जो लाई वर्ड लिखा था इसके डबल डबल मीनिंग आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही पहचानना, कोई सेंटेंस दिया हो उसमें जो वर्ड दिया है उस वर्ड में डबल मीनिंग आ रही हो, एक थोड़ी सीरियस आ रही होगी, दूसरी फनी मीनिंग आ रही होगी। हमेशा दूसरी मीनिंग फनी टाइप की होती है ठीक है। तो ये होगा, वहीं पे पन हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, ऐसे ही पूछा गया है, इन व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज अ प्ले विद वर्ड्स। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें प्ले विद वर्ड्स मतलब शब्दों का खेल होता है, ठीक, तो भी पन होगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि प्ले में डबल मीनिंग वाला, ठीक है, डबल मीनिंग वाला फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, वो पन होता है। डबल निगेटिव वाला कौन सा होता है, लेटोटीज होता है, ठीक है। तो ये डबल मीनिंग एक वर्ड होगा जिसको डबल मीनिंग में यूज किया जाएगा। अब देखो थोड़ी और लंबी डेफिनेशन दी है कि इन इट वर्ड्स आर यूज इन सच अ वे दैट डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सेम वर्ड क्रिएट ह्यूमर, एडमिरेशन या सरप्राइज। एक ही वर्ड की दूसरी मीनिंग जो डिफरेंट मीनिंग है वो ह्यूमर क्रिएट करती है, ठीक है, या फिर एडमिरेशन या सरप्राइज क्रिएट करती है। तो वही मैंने कहा था ना कि किसी वर्ड की डबल मीनिंग होगी, एक थोड़ी फनी टाइप की मीनिंग होगी, एक सीरियस टाइप की मीनिंग होगी, जो जिस मीनिंग को निकाल ले, ठीक है। तो वैसी ही मीनिंग यहाँ देखो लिवर में आई थी और यहाँ लाइज में आई थी, ठीक। एक लाइज की मीनिंग क्या थी, एम्बेसडर विदेश में रहता है अपने देश की भलाई के लिए। दूसरी मीनिंग क्या आई थी कि वो विदेश में झूठ बोलता है रह के। अच्छा, एक तो फनी मीनिंग आ गई, एक सीरियस आ गई। और लिवर वाले में क्या था, सीरियस मीनिंग कौन सी थी, जीवन कैसा है ये जीने वाले पर डिपेंड करता है। और दूसरी वाली फनी मीनिंग कौन थी, जीवन कैसा है ये उसके लीवर पर डिपेंड करता है कि उसका लीवर पूरी खाना अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पन हो गया, तो पन में हम लोगों ने बड़ा फन किया। अब आ जाओ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है, यूफेमिज्म मतलब होता है खराब बात को अच्छे ढंग से कहना, ठीक है, अप्रिय बात को प्रिय ढंग से कहना। कोई बात बहुत अप्रिय है लेकिन उसके लिए अच्छे अच्छे शब्दों में, जैसे किसी की डेथ हो गई, अब जिसे मान लो आपको कहना है कि वो मर गए। अब मर गए ये शब्द अच्छा नहीं लगता ना बोलने में ना सुनने में, मर गए, अब मर गए ये कहना कुछ बात होती है। अब मर गए को अगर आप ऐसे कहते हो कि वो स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने इस संसार से विदा ले ली, ठीक, उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, यही सब। जिसे खराब बात को, जो अच्छी बात नहीं है, जो अप्रिय बात है, उसको बड़े ही अच्छे खूबसूरत अंदाज में कहना, यही यूफेमिज्म होता है। तो ये हिंदी थी। अब इसका अंग्रेजी में पहले एग्जाम्पल पढ़ लो, फिर आते हैं डेफिनेशन पे। एग्जाम्पल क्या है कि ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड, ठीक है। तो लीव फॉर हेवनली अबोर्ड का मतलब होता है ना कि स्वर्गवासी होना। तो वर्ड क्या है, डाइड। इसको हम ऐसे कह सकते थे ना कि ही डाइड का मतलब वो टपक गए, वो चल बसे, उठ गए। अब ये खराब होगा, ये यूफेमिज्म नहीं होगा कि वो टपक गए, चल बसे, उठ गए, तो ये सब नहीं, ये मर गए, ये सब यूफेमिज्म नहीं होगा। जब आप कहेंगे वो स्वर्गवासी हो गए, जन्नत नशीं होंगे,
ठीक है, उन्होंने संसार से विदा ली, उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, ये अच्छे ढंग से किसी खराब बात को कहना हुआ। तो यही होता है यूफेमिज्म। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल देखो, यू आर टेलिंग मी फेयरी टेल्स, यू आर टेलिंग मी अ फेयरी टेल, अ फेयरी टेल, टेल अ फेयरी टेल का मतलब क्या होता है? तो मुझे परी कथाएं मत सुनाओ, मतलब झूठ न बोलो यार। झूठ बोलना, अगर आप कहते हैं परी कथा सुनाना, तो ये आप यूफेमिज्म के स्टाइल में बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं इसी तरह से। अब आओ थ्योरी पर पढ़ते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। द यूज ऑफ डेकोरस लैंग्वेज, डेकोरस लैंग्वेज का मतलब बड़े अलंकारिक भाषा। टू एक्सप्रेस अनप्लीजेंट आइडियाज़, किसी अनप्लीजेंट आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए आप बड़ी ही डेकोरस लैंग्वेज यूज कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? आगे, डिसएग्रीएबल थिंग इज प्रेजेंटेड इन एन एग्रीएबल वे। डिसएग्रीएबल मतलब अप्रिय बात को बड़ी ही एग्रीएबल वे मतलब बड़े ही प्रिय ढंग से, बड़े ही अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। क्लियर? आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट अबाउट यूफेमिज्म। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें भेज दूं, तो ये क्या होगा? ये हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। बस सुन लेना, सोचना मत, अकाउंट मत चेक करो, मैं किसी का अकाउंट में भेजा हो जा नहीं हो, 1 रुपया नहीं भेजूंगा, 1 धेला नहीं। ठीक, समझ में आना, बस खाली सुनते रहना। ट्रांसफ़र मैं समझा रहा था, ट्रांसफ़र क्या होता है, ठीक है ना। और एपिथेट क्या होता है? एपिथेट एक फ्रेज होता है, ठीक, समझ लो। एपिथेट क्या होता है? एक फ्रेज होता है, 2-3 वर्ड से बना हुआ एक एक्सप्रेशन होता है, फेजल एक्सप्रेशन होता है। जैसे किसी को कहो मैन ऑफ लेटर्स, तो मैन ऑफ लेटर्स क्या हुआ? एक एपिथेट हो गया, इसी को एक एपिथेट कहते हो। अ गुड मैन, ये क्या हो गया? एक एपिथेट हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही अ काइंड मैन क्या हो गया? ये एक एपिथेट हो गया। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या हुआ? जिसके लिए एपिथेट है उससे ट्रांसफ़र कर दो, मतलब जिसका एपिथेट है, जिसका फ्रेज है, उसके लिए ना लगाकर किसी और के लिए अगर फ्रेज लगाया गया हो, मतलब अगर फ्रेज बदल दिया गया हो, फ्रेज का ऑब्जेक्ट बदल दिया गया हो, तो वो हो जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है ना। अब ये कैसे समझोगे? डेफिनेशन में ना जाओ, पहले एग्जाम्पल में आ जाओ। एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल पहले पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दूसरा पढ़ने के बाद पहला पढ़ेंगे तो समझना का क्रम जरा आसान होगा। चलो, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। तो स्लीपलेस जो एपिथेट है, ये किसके लिए लगा हुआ है? स्लीपलेस, और किसके लिए लगाए हो? नाइट के लिए। अच्छा, ये बात बताओ कि रात जागती है कि सोती है? क्या रात जागती सोती है? नहीं। जागता सोता कौन है? मनुष्य जागता सोता है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ लिखा क्या है कि नाइट जाग रही थी, रात जाग रही थी। जागता मनुष्य है, मनुष्य का जो एपिथेट है ये जागना, स्लीपलेस। तो स्लीपलेस एक्चुअली किसके लिए आना चाहिए था? स्लीपलेस मैन के लिए आना चाहिए था, और स्लीपलेस लगा दिया किसके लिए? नाइट के लिए लगा दिया। तो यही हमने ट्रांसफ़र कर दिया एपिथेट को। स्लीपलेस जो वर्ड था वो मैन के लिए था, हमने इसको स्लीपलेस, इस एपिथेट को ट्रांसफ़र कर दिया किस पर? नाइट पर। अच्छा, एक चीज़ और ले लो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि जुबान कड़वी हो गई, ठीक है ना, जुबान कड़वी हो गई, मिर्चा खा लिया और जुबान कड़वी हो गई। अब ये एक बात बताओ कि जुबान कड़वी थी या मिर्चा? ठीक, बताओ बताओ। मिर्चा कड़वा होता है ना, जुबान थोड़े कड़वी होती है, मिर्च कड़वी होती है, मिर्च खाने से कड़वा लग रहा है। तो कड़वी कौन हुई? मिर्च, और लगाया किसके लिए? जुबान के लिए। तो कड़वा जो एडजेक्टिव था, ये एडजेक्टिव आपने जिसके लिए लगाना था उसके लिए ना लगाकर दूसरे के लिए आपने एडजेक्टिव लगाया है। तो जैसे कड़वा एडजेक्टिव मिर्च के लिए था, हमने जुबान के लिए यूज कर दिया, तो वही आपने एडजेक्टिव बदल दिया। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव बदल देना, जिसके लिए है उसके लिए ना लगाकर किसी और के लिए लगा देना। तो अब आ जाओ डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन लिखा कि एपिथेट इज ट्रांसफर्ड, एपिथेट का मतलब समझना एडजेक्टिव या फ्रेज, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू अ थिंग। किसी पर्सन के लिए लगता है वो एडजेक्टिव, पर्सन से अपने थिंग के लिए दे दिया उसको।
तो जैसे स्लीपलेस नाइट में स्लीपलेस पर्सन का एपिथेट है, हमने किसके लिए लगा दिया? नाइट के लिए। अब अगला देखो, प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। प्लाउमैन मतलब क्या हुआ? किसान। होमवर्ड प्लॉट्स का मतलब हुआ धीरे धीरे जा रहा है। हिज वियरी वे, तो एपिथेट ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? वियरी वे। वियरी का मतलब क्या हुआ? थका हुआ, टायर्ड, ठीक है ना, वियरी हो गया। और वे मैंने क्या हुआ? रास्ता। अब ये बताओ कि रास्ता थका होगा या किसान थका होगा? थका तो किसान होगा ना, रास्ता तो थका नहीं है। लेकिन जब किसान थका हुआ है और धीरे धीरे चल पा रहा है तो ऐसा लगता है जैसे रास्ता ही थक गया हो, रास्ता कट नहीं रहा है, तो उसको लगता है कि रास्ता ही थक गया है। तो वही है, थका किसान है। किसान की एडजेक्टिव जो फार्मर की एडजेक्टिव थी, एक्चुअली ये वियरी कौन है? ये वियरी है प्लाउमैन, और लगाया किसके पहले है? वियरी वे के पहले लगाया हुआ है। रास्ता नहीं थका है, किसान थका हुआ है। बात समझ में आई ना आपको कि ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? आई थिंक यू हैव गॉट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका प्रैक्टिस, ठीक है ना। 7 फिगर ऑफ स्पीच आज हम लोगों ने पढ़े। इन्हीं 7 फिगर ऑफ स्पीच पर 7 क्वेश्चन कर दो। तो ये है प्रैक्टिस सेट उन्हीं 7 क्वेश्चंस का। आज केवल 7 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को 30-35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे दूंगा। क्वेश्चंस मैंने बना तो लिए हैं लेकिन अभी सेट और अरेंज नहीं किया है। उनको सेटिंग करने में लगेगा 1 आध दिन का 2 दिन का टाइम। मैं उसको सेट कर लूँगा, फिर आप लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा, अवेलेबल कर दूँगा, ठीक है। तो आ जाओ, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन देखो। आई एम नॉट अ फूलिश मैन। आई एम नॉट अ फूलिश मैन। देखो डबल नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? एक तरफ नॉट लगा, एक तरफ फूलिश लगा है, दोनों क्या हुए? एक दूसरे, मतलब दोनों नेगेटिव ही नेगेटिव है। तो आई एम नॉट अ फूलिश मैन कहने का मतलब क्या हुआ? नॉट अ फूलिश मैन मतलब मैं समझदार हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ फूलिश, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि मैं समझता हूँ यार, इतना इंटेलिजेंट मैं हूँ। तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? लेटोटीज होगा कि मेटोनिमी होगा कि हाइपरबोल होगा कि मियोसिस होगा? ठीक है, 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। क्या होगा? लेटोटीज होगा, ठीक है ना। डबल नेगेटिव बोल करके कोई पॉजिटिव सेंस ले आना क्या होता है? लेटोटीज होता है। अब आ जाओ अगले पर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द नाइट स्लेप्ट पीसफुली। द नाइट स्लेप्ट पीसफुली। अब ये बताओ कि सोना क्या नाइट का काम है? ये नाइट का एक्शन तो है नहीं, नाइट का काम तो है नहीं है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा। अब आप लोग बताइएगा कि नाइट स्लेप्ट पीसफुली, इसमें पन होगा कि ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा कि यूफेमिज्म होगा कि मेटोनिमी होगा। टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1। क्या है? इसमें होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि सोना नाइट का काम नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी है जो थिंग पर पास कर दी गई है। मतलब हम क्वालिटी एक्शन को ट्रांसफ़र कर दिए फ्रॉम पर्सन टू थिंग, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ही फर्स्ट एड्रेस्ड द चेयर। किसको एड्रेस किया है? चेयर को एड्रेस किया है। तो चेयर कोई पर्सन है या पर्सन से रिलेटेड या पद से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है? तो चेयर क्या है? चेयर किसी पद से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है वैसे कोई पदाधिकारी चेयर पर बैठता है। तो ऐसे में चेयर को पदाधिकारी के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट, थिंग इज यूज्ड फॉर अथॉरिटी, ठीक। थिंग इज यूज्ड फॉर अथॉरिटी एंड द थिंग इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर अथॉरिटी, ठीक। ऐसे में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाएगा? इसमें क्या होगा? पन होगा कि मेटोनिमी होगा कि हाइपरबोल होगा कि मेयोसिस होगा, ठीक है। और टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 एंड 1। अब क्या होगा इसमें? इसमें होगा मेटोनिमी। जब किसी पोस्ट के लिए, जब किसी पद के लिए उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग को इस्तेमाल किया जाता है तो हो जाता है वहाँ पे मेटोनिमी, ठीक है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं?
इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया है, थ्योरी दी है। डेफिनेशन से पूछा जा रहा है कि इन विच फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड मोर देन दे एक्चुअली आर। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी चीज़ को जितना है उससे ज़्यादा बताया जाता है। जितना है उससे ज़्यादा बताया जाता है, इसका मतलब ये क्या है, ओवर स्टेटमेंट है। ठीक है ना, याद रखना। ओवर स्टेटमेंट, देखो हमने गलत लिख दिया, ओवर स्टेटमेंट स्पेलिंग गलत हो गई। ऐसे देखो, जिसमें ओवर स्टेटमेंट होता है मतलब थिंग्स जितनी है उससे ज़्यादा दिखाई जा रही हैं। ठीक, तो ये हो गया ओवर स्टेटमेंट। तो ओवर स्टेटमेंट किस में आता है, पन में आता है कि ट्रांसफर्ड एपिथेट में आता है कि हाइपरबोल में आता है कि मेयोसिस में आता है। जल्दी जल्दी बताइए, टाइम शुरू। 5 4 3 2 1। तो ये होता है हाइपरबोल। हाइपर मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना, तो ये हो गया हाइपरबोल। अब अगला वाला क्वेश्चन भी एकदम उसी की तरह है, एकदम वैसे ही रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि इन विच फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड लेस देन दे एक्चुअली आर। लेस देन दे एक्चुअली आर मतलब वो जितना है, एक्चुअली जितना है उससे बहुत घटा के बताओ, बहुत कम करके बताओ। मतलब ये हुआ कि अंडर स्टेटमेंट कर रहे हैं आप किसी चीज़ का, अंडर स्टेटमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो अंडर स्टेटमेंट मतलब उसकी वैल्यू को घटा दिया। अब अंडर स्टेटमेंट किस में होता है, पन में होता है कि ट्रांसफर्ड एपिथेट में होता है कि हाइपरबोल में होता है कि मेयोसिस में होता है। टाइम 4 नहीं भाई, 4 से कहाँ, 5 से। चलो ठीक, 5 4 3 2 एंड 1। तो क्या होगा इसमें, मेयोसिस। मेयोसिस क्या था, हाइपरबोल का अपोजिट होता है। हाइपरबोल में चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती हैं और मेयोसिस में चीज़ों को घटा कर बताया जाता है। क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इज लाइफ वर्थ लिविंग। यही एग्जाम्पल जब उसमें पढ़ा रहे थे तब भी था, सेम एग्जाम्पल मैंने कॉपी कर लिया। इज लाइफ वर्थ लिविंग, दैट डिपेंड्स ऑन लिवर। ठीक है, इसको तो समझा चुका हूँ, इसमें तो समझाऊंगा नहीं। सीधे आप बताओ इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। काउंट डाउन चलो, 5 4 3 2 1 और पन। ये क्या बोला मैंने, 1 पन। वाह क्या रिदम है, हमने तो पोएम बना दी। ठीक है चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, 1 का पन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 क्या कह रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन है, कुछ फंस ना जाए। ही पास्ड अवे लास्ट नाइट। ठीक, ही पास्ड अवे लास्ट नाइट। ये पास्ड अवे किस लिए लिखा हुआ है, डाइड के लिए लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो डाइड सुनने में थोड़ा अप्रिय लगता है, पास्ड अवे क्या होता है, सुनने में उतना बुरा नहीं लगता है। अब यहाँ फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, लेटोटिस, मेटोनिमी, एंटीथेसिस या ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्या होगा इसमें, जल्दी से बताओ। तो अरे इसमें तो ऑप्शन ही गलत हो गए। इसमें देखो ये 4 के चारों ऑप्शन में से एक भी नहीं होगा। इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा यूफेमिज्म। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, यूफेमिज्म। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी और मैं इसमें सही ऑप्शन नहीं दे पाया। चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। आपने सोचा तो होगा कि इसमें यूफेमिज्म होगा, ऑप्शन नहीं था, कोई बात नहीं, मैंने आपको अलग से ऑप्शन दे दिया यूफेमिज्म का। क्लियर हो गया। तो ये 7वां वाला जो है वो यूफेमिज्म है, जिसमें किसी अप्रिय बात को अच्छे ढंग से पॉजिटिव वे में कहते हैं। तो ये थे आपके 15 फिगर ऑफ स्पीच। 8 उस दिन पढ़ाए थे, 7 आज पढ़ा दिए, 15 पूरे हो गए। यही 15 है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो ये अब कैसा लगा ये पूछेंगे नहीं, आप लोगों की प्रतिक्रिया पहले वाले में ही आ गई थी, सब लोग सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, अच्छा लगा। ठीक है, और हाँ एक बात और कहूँगा कि जो रिप्लाई आप लोग व्हाट्सएप पे करते हो वो रिप्लाई आप यूट्यूब पे किया करो तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग 2 दिन बाद चेक कर लीजिएगा, इसी में लिंक दे दूँगा। इसमें करीब जो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था उन क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो जिस दिन लिंक दूंगा उसके 2 दिन के बाद उसका सलूशन दे दूंगा। क्लियर हो गई, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2 दिन का टाइम होगा आपके पास, 2 दिन के बाद सलूशन डाल दूंगा। क्लियर हो गया, ठीक है।
तो चलिए ये सेशन यही वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।